चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, जब मुड़ी चार बन घर आए रंग रेस को दीनी, जब मुड़ी चादर बन घर आए रंग रेस को दीनी, ओ ऐसा रंग रंगा रंग देने, ऐसा रंग रंगा रंग देने, राम नाम रंग दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। आज काफी दूर से भी लोग आए हुए हैं, चंपारण बिहार से। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक स्कूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कन्या विद्यालय होना चाहिए, एक अदद कन्या विद्यालय। मांगने को तो आप बहुत कुछ मांग सकते थे, मांगने के लिए कहते हैं लोग कितना इंतजाम करते हैं कि एक टेंडर मिल जाए, है ना, टेंडर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन आप एक अदद कन्या विद्यालय की मांग कर रहे हैं। पुराने गांधीयन है, मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका क्या है साहब? विश्व भर के छात्र छात्रा प्यार से समाधि की ओर चलें, समाधि की ओर जाएं। कौन सी मतलब, ये क्या हुआ इसका मतलब? समाधि का मतलब है ज्ञान की ओर जाएं। ज्ञान की ओर जाएं। ज्ञान की ओर जाएं। छात्र छात्रा प्यार से, प्यार प्यार एक रास्ता है ज्ञान का। अच्छा, प्यार आज तो बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आए, क्या बात है। आज तो मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक कहता है प्यार से समाधि की ओर जाएं। मैंने पूछा प्यार क्या है? प्यार बोले एक रास्ता है, एक मोड है। हाँ, ऑफ कोर्स एक रास्ता है, यकीनन रास्ता है। और बोले समाधि तक जाना है। मैंने कहा समाधि क्या है? बोले ज्ञान है। अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया एक कन्या विद्यालय के लिए 37 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आप पीछे क्यों खड़े हैं चौरसिया साहब? अंदर आइए और मुझे बताइए कि एक विद्यालय कहाँ खोलना चाहते हैं आप? खोला हुआ है सर। हाँ। पहले कहना पड़ता कि हम बिहार से आए हैं, महात्मा गांधी की कर्म भूमि, हाँ। जहाँ पर वो अंग्रेजों के द्वारा जो है 1917 में, वो सबको मालूम, पर आप तुरंत बताइए मुझे देखिए, मैं जब कोई कहता ना गांधी, तो मुझे लगता है कि गांधी है, अगर वो इतने संघर्ष कर रहा है तो गांधी के विचारों से ओतप्रोत है, वो स्वयं में गांधी है, उनकी विचारधारा को लेकर चल रहा है। तो मुझे बताइए करना क्या है? करना यही है सर कि इस 36 वर्षों से माता कस्तूरबा की स्मृति में हम विद्यालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से लेके, नहीं, करना क्या है उसके अंदर? हाँ सर, आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि चुनाव के पूर्व इस विद्यालय को बनवा कर एक कीर्ति कायम करें। यही मेरी आपके चैनल। और अगर ना हो तो हम ही सब लोग जुट जाए तो बनवा देते हैं, कौन सी बात है? माता रानी का, अरे विद्यालय तो बनना है, बनना चाहिए। अरे चलिए मैं आपसे बात करता हूं, कन्या विद्यालय बनना चाहिए। जब इस देश में यह बात हो कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने की बात हो, तो कोई व्यक्ति एक ऐसे इलाके से आए, चंपारण से, जहां गांधी जी ने अपना आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से प्रारंभ करते हैं वो, और वो इस बात के लिए लड़ रहा हो कि एक अदद कन्या विद्यालय के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। विद्यालय चलता है लेकिन वो अच्छी स्थिति में बन जाए,
इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौरसिया साहब, वहां बैठिए आप, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी तमाम सारे लोगों से बातचीत करता हूँ। कहाँ से आना हुआ है आपका? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, वही बहादुरगढ़ से बहादुर लोग आ गए। हाँ जी, किस क्लास में हैं आप? 6th में जी। तो कैसे हुआ आना आज इधर? आज मैं मतलब अपनी मौसी को छोड़ने आई थी। कहाँ जा रही है मौसी? नवा पंजाब। नवा पंजाब जा रही मौसी। तो मौसी कहीं की हैं? चली गई। अच्छा, चली गई। और फिर तुमने क्या किया? फिर मैं यहाँ मार्केट में आई, घूमी थोड़ा। हाँ। फिर अभी जब बाहर निकली घर जाने के लिए तो यहाँ की आवाज आई तो हम यहाँ आ गए। क्या बात है, ये बहुत अच्छी आवाज आई तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो किसके किसके साथ हो? मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ। अच्छा, मम्मी के साथ हैं, मौसी को छोड़ दिया। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करूंगा अभी। मम्मी को भी तो कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ जी, बोलिए। आपका प्रोग्राम एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है एंड दिस इज एनकरेजिंग द यूथ टू बी वेरी अवेयर विद द पब्लिक एंड अवेयर विद द करंट इश्यूज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले मुझे तो इंस्पिरेशन इन तमाम सारे लोग जो यहाँ खड़े होते हैं रोज, एक के साथ एक वाले भी आते हैं इसमें, सबसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। खड़े हो ना, खड़े हो, पीछे जाना हो, आगे आइए आप लोग, आगे आइए। मुझे सबसे इंस्पिरेशन मिलती है, एक के एक बात, एक के साथ एक फ्री वालों से भी इंस्पिरेशन मिलती है। वो खुद नहीं मानते इतना और मैं भी नहीं मानता उन्हें टोके हुए। वो रोज आते हैं, मैं भी रोज आता हूँ, देखे कौन जीतता है। यही तो है गांधीयन कि तुम अपने रास्ते पे चलते रहो, देखो एक दिन सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद। गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, क्या करती हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कुछ कहना चाहती हैं? जी। कैन आई टेक दिस जस्ट? नहीं, ये तो नहीं मिल सकता है आपका, वकीलों का ये बड़ा मुश्किल है। मतलब कहा थोड़ा सा भाग रहे ने, ये भी ले लें क्या? ये भी ले लें? ना ना ना, आप अपनी बात कहिए, मेरा काम है, मुझे इसके बाद तनख्वाह मिलती है इसकी। मुझे बस इतना कहना है कि आजकल लोग ना ओपिनियंस और थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में बात करें तो हम अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है दूसरे के थॉट्स और ओपिनियंस पे लेते हैं। अगर मैं रोड पे चल रही हूँ, यार आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन नाक थोड़ी सी टेढ़ी है या बाल अच्छे नहीं है, हाँ। तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नाक टेढ़ी है पे बात अटक जाती है। हाँ। और उस पे हम इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि शिट अब क्या हो गया। हाँ। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि आसपास के आपके जो वाइब्स है, आपकी जो ट्राइब है, वो आपका ओपिनियन डिसाइड करती है। हमारे लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो हमारे थॉट्स नहीं, कभी कभार दूसरे के थॉट्स और ओपिनियंस पे बनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम वेयर यू आर? कहाँ से आना हुआ? फ्रॉम वेयर? Hello, sir. How are you? I'm good. I'm very fine, very fine. Come forward. Come forward. From where you are? Thank you. How are you? Hello, everyone. Hello, everybody. Hello. So, from where you are coming? I'm from Zimbabwe. Zimbabwe. Give him a clap. Wow, great. तो गाजियाबाद से जिम्बाब्वे तक की ये यात्रा है आपके सामने। She is from Ghaziabad, very close to Delhi, hardly few kilometers. Then you are from Zimbabwe. Yes, I'm from Zimbabwe. And your good name? My name is Avilet. I'm here. I have a YouTube channel, Avilet Studios. So Wow, that's great. Yeah. Very good. So, any particular subject or something day-to-day life you are covering? I'm just covering day-to-day life. I want to learn the culture of India. India, you are beautiful. You are beautiful people. तो गाजियाबाद से जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से नेपाल, नेपाल से ही ना? नेपाल में कहाँ से? बर्दिया जिला से। राजेश जी परेशान ना हो, शो यही करेंगे हम। राजेश जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। I'm just coming. Wait a minute. जी, कहाँ से आना हुआ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। आज तो बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, चंपारण से लेकर जिम्बाब्वे, गाजियाबाद और इधर बहादुरगढ़। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ जी भटिंडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, भटिंडा साहब वेरी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह भटिंडा, मैं आया भी। जी कुछ कहना है आपको? हाँ सर बिल्कुल जी। सर आपका बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर कोई भी आके कुछ भी आपके साथ बात कर सकता है और इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें लगा नहीं था कि हम आएंगे और हमें मौका मिल जाएगा आपसे बात करने के लिए। मैंने फटाफट अभी अपने हस्बैंड को कॉल करा कि सर खड़े हैं यहाँ पर, कहते हैं अच्छा तेरी किस्मत अच्छी है तो मिल गई उनसे। उनसे कहिए कि उनकी किस्मत अच्छी थी जो आप मिल गई उनको। ये उल्टी बात कह रहे हैं। अरे जनाबे आली,
आपकी किस्मत अच्छी थी। तो आपका नाम क्या है? तनिका शर्मा। तनिका मिल गई है आपको, वाह। और तनिका ये बगल में भूमिका शर्मा। भूमिका शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। तनिका भूमिका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आप एक सांस में जो ये बोला आपने, मुझे समझ में आ गया जम्मू कश्मीर में, भैया ऐसे ना बुलाओ मुझे, ऐसे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। अब दूर है, पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं बात तो कर लूंगा। वेट करो आराम से, इत्मीनान से खड़े रहो। सो यू जस्ट एंजॉय। ना मेरा एक फ्लो है बाबू, मैं शर्तों पे शो नहीं करता, मैं अपने हिसाब से शो करता हूं, तरीके से करता हूं और अपने फ्लो से करता हूं। आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, नीरज मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आज अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया जी आए हुए हैं चंपारण, पश्चिमी चंपारण से। 37 वर्षों से एक स्कूल, कन्या स्कूल के लिए संघर्षरत हैं। कह रहे कि मेरे स्कूल की बिल्डिंग, उसका रखरखाव अच्छा हो जाए। प्रधानमंत्री से गुजारिश है, मुख्यमंत्री से गुजारिश है। मैंने यूं कहा कि अगर हम सारे लोग लग जाएं, आप ही जुड़ जाएं, तो क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक कन्याई का विद्यालय की तो बात कर रहे हैं हम, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो जरूर हो जाएगा। कल जहां मैंने बात छोड़ी थी, शुड आई कंटिन्यू? हाँ, ऑफ कोर्स। तो कल जहां मैंने बात छोड़ी थी, प्रधानमंत्री ने एक बात, अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि पुराने जो प्रधानमंत्री थे वो तो इकोनॉमिक्स थे, उनको तो सारी चीजें पता थी, अर्थशास्त्री थे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां एक लोकप्रिय नेता यानी एक प्रधानमंत्री पहुंच गया। उनकी तरफ इशारा था कि जो IMF था उसने कहा कि 6.3 ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान की, ये कल की सिलसिला था। आज उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में थे और पिथौरागढ़ में उन्होंने एक बात कही कि देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे समय में जो सीमावर्ती गांव हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन उस समय, पिछले समय में नहीं होते थे। वो इसलिए नहीं होते थे कि पिछली सरकारें डरती थीं कि अगर ये गांव डेवलप हो जाएंगे तो जो उस पार बैठे हुए दुश्मन है वो इधर आएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। दो सोच हैं, दोनों पर बात होगी। यहाँ पे तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, उसमें एक शख्स ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं, विश्वजीत जी जूदेव, कांग्रेस के टिकट के वो भी हैं, अभिलाषी भी हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले भी शो में शरीक हो चुके हैं और ये शो पूरी तरह से ओपन है, किसी के लिए कहीं कोई रोक नहीं, किसी के लिए कहीं कोई बंदिश नहीं। तो बातचीत के सिलसिले को अगर अनर्गल प्रलाप करेंगे तो नहीं होगा, आपको खड़े होना सीखना पड़ेगा, तब बातचीत होगी। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी। जी प्रतीक जी, पहली तो दूसरी बात पर जवाब देते हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ। उन्होंने बात तो पते की कि बॉर्डर के आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट तो हो रहा है, सड़कें बनी, गांव बने, गांव में सड़कें पहुंची, बिजली पहुंची। पर प्रतीक जी, वो अरुणाचल का जो बॉर्डर है, जहां चाइना ने ना सड़क ना ब्रिज, वहां तो एक हाईटेक शहर बना दिया। आपकी सीमाओं के अंदर जब चीनी घुसपैठिए अपने घर बनाकर रहने लग गए, तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? और बार बार कहते थे 56 इंच की छाती, वो जो लेह लद्दाख की पेंगोंग लेक है, वहां पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13, ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट आज चाइनीज घुसपैठियों के हाथ में है। तो ऐसी बात प्रधानमंत्री जी को तब बोलनी चाहिए। ये तथ्य न्यूज 18 का तथ्य है। प्रतीक जी, ये इस देश के 2 संस्थानों ने ये रिपोर्ट निकाली, एक न्यूज 18 और एक इंडिया टुडे। मैं न्यूज 18 की बात करूंगा। वो सैटेलाइट इमेज अरुणाचल के अंदर जो घर बने, वो तो आप लोगों ने ही दिखाई ना। अपना व्यू पॉइंट कहिए आप। तो देखिए, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी को जो बात कहनी चाहिए वो फैक्ट्स के। अच्छा, कांग्रेस का जवाब ऑटो वाला देगा? मैं तो कह रहा था बीजेपी वाले देंगे। बीजेपी वाले ने हाथ क्यों नहीं उठाया, मुझे यही बड़ा ताज्जुब है।
कोई ठीक है जी, इधर आ जाइए यहाँ पे। नवल ऑटो वाले जी। अपने पापों को छुपा रहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। इनकी सरकार में जो चीन कब्जा किया था, ये इतिहास जानता है, दुनिया जानती है कि जब कांग्रेस की जब सरकार आई है चीन कब्जा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चीन की हिम्मत नहीं है। दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चीन को घुटने पर ले आ दिया है। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, आप बताइए, आपकी सरकार थी, आप कहते थे बॉर्डर पर विकास करेंगे तो पड़ोसी मुल्क फायदा उठा लेंगे। कैसा कॉन्फिडेंस है आपका? कैसे देश चलाते थे आप? किस तरीके से देश चलाते थे? ये देश जनता देख रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप आए दिन चीन चीन करते रहते हो, कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो मेरे देश के जवानों का सर काट करके पाकिस्तान। गजब है भाई। ऑटो वाले भैया जवाब देने उठे थे। हाँ जी सर, बिल्कुल गलत बोले। जब ये बात कर रहे हैं वहाँ पे भाजपा की, तो कांग्रेस पे ले जाते हैं। सरकार आज भाजपा सरकार की, हमारी सरकार भाजपा सरकार की है, लेकिन वो चले जाते हैं कांग्रेस पे। सर ने बात करी सैटेलाइट इमेज, उस पे उनका जवाब नहीं है, वो चले गए सीधे कांग्रेस। हाँ, मैं बिल्कुल बीजेपी वाले को ना मौका देना चाहता हूँ जी, बिल्कुल। रिप्लाई जी। हमारे नवल भाई की भाव भंगिमा और बोलने की शैली तो काबिले तारीफ है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं इसी देश के अंदर अजहर मसूद को भाजपा की सरकार दामाद बनाकर छोड़ के आई थी, तो आतंकवाद और बॉर्डर के ऊपर ये लोग ना ही बोले तो बहुत अच्छा होगा। जी 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 जी। अजहर मसूद को छोड़ा गया था कब? जब 166 भारतीयों को कब्जा करके हाईजैक किया गया था। लेकिन मई 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पहले 19 टोटल 25 आतंकवादियों को छोड़ा था, इसलिए क्योंकि सोनिया जी श्रीनगर में नहीं जा पाई थी। उसके बाद हमने तो हम भारत के उस साथी थे जहां 166 लोगों के बदले 3 आतंकियों को छोड़ा था, हमारी मजबूरी थी। लेकिन यूपीए सरकार की कौन सी मजबूरी थी कि 2010 में 25 आतंकवादियों को आपने छोड़ा था? प्रतीक जी, आप हम लोगों को हमेशा फैक्ट चेक करने के लिए कहते हैं, इनका फैक्ट चेक भी जरूर कर दीजिएगा। और देश सिर्फ ये याद रखे, जो 2000 का दशक जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन इस देश से आतंकवादियों को छोड़ने ये अजीत डोभाल जी और इस देश के केंद्रीय मंत्री जहाज में बैठकर गए, उनको छोड़कर आए, बिरयानी खिलाई और देश के सामने आकर माफी भी नहीं मांगी। बिरयानी किसने खिलाया जिसमें हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप आतंकवाद की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बुरहानवादी को भटका हुआ नौजवान नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इसरात जहां को बेटी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मकसूद अजहर को मकसूद साहब नहीं कहा। ये आतंकवाद जो बात कर रहे हैं। मैं इससे एक बात और कहना चाहता हूं, बटला हाउस के कांड में सोनिया जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मेरे देश में संसद पर जो हमला हुआ, उस परिवारों ने मेडल तक लौटा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आ। गजब है भाई। आज 2 दिन से मात खा रहे थे ऑटो वाले भैया, आज पूरी तैयारी के साथ अखाड़े में आते हुए। गजब है भाई। अपनी जगह पे बैठो, मैं आया। आप जब आतंकवाद की बात निकाली दी तो ऑटो वाले भैया शायद भाजपा को समर्थन देते हैं। पूछियो ध्रुव सक्सेना, जहां मध्य प्रदेश से भाई साहब आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा, तीनों का कार्यकर्ता, और काम क्या करता था? यहां से हमारे राज लेकर पाकिस्तान को जाकर बेचता था। तो ऐसे आतंकवादियों की पार्टी इस देश के अंदर आतंकवाद की बात करेगी? जी जी, एक मिनट। कांग्रेस शायद भूल गई है अपना इतिहास कि हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले कांग्रेस आज चाइना की पैरवी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको भारत की विकास की गाथा, आपने आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। आपने आईएमएफ की रिपोर्ट में 4.2% के साथ चाइना है, तो भाई 6.3 के साथ इंडिया है। आज भारत की विकास की गाथा, भारत का नेतृत्व की शक्ति विश्व पटल पर है, विश्व आपके सामने नतमस्तक है। महिला हूँ, आपने 70 साल महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करी, महिलाओं को शौचालय देने की बात नहीं करी, आपने महिलाओं को आवास देने की बात नहीं करी, महिलाओं के जल में दल की व्यवस्था नहीं करी, महिलाएं कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करी। आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1 रुपए का सैनिटरी पैड महिलाओं को मिलता है, जिसके साथ उनके स्वास्थ्य का सुधार होता है ना आपने। और उसके बाद आप कांग्रेस की बात करते हैं जहां पर केवल परिवारवाद चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू विल गेट चांस, यू विल गेट चांस। नीरज मैं दे रहा हूँ, मैंने और पैनल में और आने दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ रिक्शा, हाँ जी, बीच बीच में बोलते हैं जी। हाँ हाँ, इतने सालों से हम आपका शो देख रहे हैं। पहले एक आदमी एक बार डिबेट करता था,
ये खिचड़ी से पका देते हैं। हाँ 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 हाँ। क्या बात करो, समझ में भी आया। क्या नाम है? राजवीर डागर। अरे बताओ, 8 सालों में पहली बार आदमी मिला मुझे ये। डागर साहब कहाँ से हैं आप? नजफगढ़ से। अरे गजब, नजफगढ़ तो बड़ा झाड़ू कला। अच्छा अच्छा अच्छा, जलोदा कला से हैं आप। क्या काम करते? रुको भगाऊंगा अभी 2 मिनट में। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी वाला आदमी ही इतनी अकल की बात कर सकता है। इतने सालों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। पहले एक एक करके बात करते थे, डिबेट करते थे, लेकिन अब पता ना बूढ़े हो क्या हो गया, ये सारे खिचड़ी पकाए एक दूसरे के ऊपर जुमलते हैं। ये बूढ़े नहीं हुए, ये एक के बाद एक तक जवान होते जा रहे हैं। जी बताइए हुजूर। बस तीन प्रश्न मैंने लिया, 2 हमारे नवल भाई का और 1 प्रश्न हमारी बहन का। इधर एक नीति का, 2 प्रश्न इधर। जी इन्होंने कहा आज बीजेपी का प्रवक्ता बोले नहीं है, मैं देख रहा हूँ कितनी देर में बोलेंगे। जी चाइना की बात हो रही थी। हाँ। कौन झूला झूला रहा था चाइना के राष्ट्रपति को? शी जिनपिंग को। शांत रहना, बाद में बोल लेना। झूला झूला कौन रहा था? देश के यही प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कहते हैं 56 इंच। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, शायद नवल जी को नहीं पता। हमने विश्व के इतिहास में भूगोल बदला था, 2 भागों में विभक्त किया था पाकिस्तान को, और हमारी मिसेज गांधी उस पर प्रधानमंत्री थी। शायद नवल जी को नहीं पता होगा पाकिस्तान के लिए मेरी सोच क्या है। और तीसरी बात, मेरी बहन बोल रही थी महिलाओं की बात, तो क्या बहन है जवाब आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ संगठन आरएसएस, दोनों में से किसी महिला को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो? पूछ के फिर जवाब देना आप। और आज जो इस देश की स्थिति आपने कायम कर रखी है, इन बातों में देश नहीं फंसेगा। मैं आया जी, आ गया। 2024 में जनता केवल उसको चुने जो जाति और धर्म की बात ना करे। और दिल्ली में झाड़ू से अच्छी सरकार शीला दीक्षित की चली थी, चाहे वो कांग्रेस की हो। तो 24 में किसको चुने? 24 में तो सुने एक ही है, भगवाधारी, वो पीछे खड़े हैं, देखो सर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और सर एक बात सर, आपके ही चैनल पे जनता को बोलने का मौका मिलता है, माई कसम। अरे नाराज हो जाते कुछ लोग, नाराज हो बोलने जाते। तो सर, एक बात बताइए। कहाँ से आना हुआ? मैं स्टूडेंट हूँ और अभी क्लास खत्म हुआ? लाइब्रेरी से ही आ रही हूँ। लाइब्रेरी से आ रही है? अरे ला पानी लाओ। अरे बच्चों को पानी पिलाना चाहिए। अरे लो बेटा, अरे ला पहले पानी पियो। अरे डिबेट होते रहेंगे, पहले 1 घूंट पानी पियो तुम। हाँ आप बोलो। मैम ने एक बात बोली कि अभी 70 सालों में लड़कियों पे कोई आरक्षण या कोई बात नहीं, तो अगर 8 साल की लड़की का जो रेप हो उस पे बात क्यों नहीं करती मैम? अगर 12 साल की लड़की का रेप हो रहा है 3 साल पे, उस पे कानून में संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है? कानून पे बात क्यों नहीं करी जा रही है? बात की जाती है तो पता है किस पे की जाती है? आप मेरे पास से माइक मत लेके जाना जब तक मेरी बात खत्म। मैं भी बहुत गलत आदमी हूँ ना? नहीं, ऑलमोस्ट यही करती है। मुझे एक बात बताइए, अगर तुम देश की उन्नति चाहते हो तो देश के संविधान में संशोधन करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है ना, तो अभी पता नहीं जगह बदलने में ना। बेटा एक बात बताएं तुमसे, 8 साल की लड़की के साथ रेप, 2 साल की बच्ची के साथ रेप, इसमें तो हमारी परवरिश में भी थोड़ी सी कमी है। और हमने जितने तुम कानून ले आओ, जितने कानून ले आओ, पास्को तो बना ना बेटा, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? और उसके बावजूद मैं यहां पे खड़ा होता हूं, रोज खड़ा होता हूं, रोज आके पीछे से आगे लेके आता हूं महिलाओं को, लेकिन मुझे मैं सुनूंगा उनकी बात, मैं पूरी बात सुनूंगा, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, मेरी बात सुनने की कोशिश, लड़ाई झगड़ा नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ता हूं, लेकिन मुझे एक बात हमेशा लही कि एक बात हमेशा कही हमने, एक मिनट, आपकी बताएंगे परवरिश, एक बच्ची को क्या ये देश बताएगा परवरिश क्या होती है? नहीं, मैं बताता हूं, आप छुप के देखें वीडियो, छुप के देखें विधानसभा के अंदर वीडियो, लोकसभा के अंदर वीडियो, और लेक्चर देने के लिए यहाँ आए कन्या को, लड़कियों को बताने आए। आप मुझे बताएंगे? लो जी, बिटिया का जवाब देना चाहूंगी। यही बात यहाँ पे संस्कारों की है बेटा। सरकारों से पहले ना सरकार इंसानों से बनती है, जनता से बनती है, संस्कारों की है। ये जो साउथ से आवाज आ रही है सनातन के उन्मूलन की, जहाँ नारी को देवी माना जाता है, यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ सीता के सम्मान के लिए, द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत हो गई, वहां पर आज ऐसे लोग बोल रहे हैं, जहाँ पे राजस्थान में आज
मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और उसके बाद बेटा यही महिला के आरक्षण की आज बात तो हुई है। आज आप और मैं जैसी महिलाएं जब संसद में जाएंगी तो उन्हीं राक्षसों का आज खंडन करेंगी, वही संशोधन करेंगी। जब आप जब सत्ता में होंगी, आप जब ताकत में होंगी, आप जब पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनी होंगी तो बदल लीजिएगा, सारी चीजें बदल दीजिएगा। और मुझे ये बताइएगा कि आपके सत्ता में पहुंचने के बाद ये नहीं हुआ, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जब तक चीजें बदलेंगे नहीं, तुम्हारी बातें सर माथे मैं सुनूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। जी जी, मेरी बहन कह रही थी यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। बहन बदल गया ये नारा, ये स्लोगन बदल गया। अब क्या है पता है आपको? यत नारी प्रताड़िते रमनते तत्र भाजपा। क्योंकि जब घसीटी की जाएगी तो मैं पूछूंगा सवाल, जब मणिपुर में नग्न की जाएगी तो मैं पूछूंगा सवाल, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो लगेगा और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, तो पूछूंगा सवाल। एक दूसरे का समझ में नहीं आता कौन क्या। वक्त छोड़े थे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। झीनी रे झीनी, हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। 30 शख्स जवा العمارة जवा البدرون। हमास को इजराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इजराइल के डिफेंस फोर्स जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इजराइल से मुकाबला कर पाता है। गुजरते हर दिन के साथ और भी युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और हमास के लड़ाके इजराइल का कैसे मुकाबला कर रहे हैं और कैसे इजराइल से ये दावा कर रहा है कि हम गाजा पट्टी को जमीन में दफन कर देंगे। आखिर क्या है इजराइल का 180 डिग्री वाला हमला जिसने हमास के होश उड़ा दिए हैं, वो दिखाएंगे हम आपको। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होगी गाजा पट्टी। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमास और गाजा पट्टी का वजूद पूरी तरह से इजराइल खत्म कर देगा। लगभग 21 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी इस वक्त इजरायली सेना के बेहद सटीक और खौफनाक हमलों का सामना कर रहा है। इजराइल की वायुसेना के हवाई हमलों और मिसाइल हमलों ने हमास के 2 टॉप कमांडर और उनके परिवारों को पिछले 18 घंटों में मार डाला है।
इजराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इजराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इजराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुनकर इस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار أول شيء فيها زلمة مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له أبوه وأمه ماتوا، هذا البيت أقسم بالله العظيم إنه متدمر من جوا، هذا البيت خد اطلع فيه، كل البيوت اللي عم بقرتها بيها تحت المنطقة هذه أو الحي هذا راحت، كلها راحت। खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जोर शोर से जारी है। इजरायली वायुसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ 3 देशों ने हाथ मिलाया है और उन देशों के आतंकी संगठन इजराइल पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी से हम सब जानते हैं कि हमास के आतंकी किस तरीके से हमला कर रहे हैं। यहां से हमला हो रहा है, ये गाजा पट्टी, हमास के आतंकी यहां से हमला कर रहे हैं इजराइल पर। इसके बाद लेबनान, यहां हिजबुल्लाह का आतंकी संगठन सक्रिय है और यहां से हमला हो रहा है। एक हमला यहां से हुआ, एक हमला यहां से किया जा रहा है। और इसके बाद सीरिया, यहां ISIS के आतंकी बैठे हुए हैं और वो भी यहां इजराइल पर हमला कर रहे हैं यहां से। तो देखिए, इस वक्त इजराइल के लिए मुश्किल हालात है। यूं तो इजराइल के लिए कहा जाता है कि उसके पास में बहुत अच्छा वेपन्स का खेप है, बहुत अच्छे से डिफेंड करता है, लेकिन इस वक्त मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये और ये तीनों मिल चुके हैं, मुट्ठी बन चुके हैं और इजराइल के लिए मुश्किल हालात खड़े हो गए। और वहीं गाजा पट्टी में इजराइल ने तूफानी हमले और ज्यादा अब तेज कर दिए हैं। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली एयरफोर्स ने भयानक बमबारी की है और इजरायली एयरफोर्स ने यह भी दावा किया है कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमास के इंजीनियरों के लिए ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अड्डा बनी हुई थी, जिसे इजरायली वायुसेना ने फाइटर जेट्स ने तबाह कर दिया। जरा देखिए, हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू।
इजराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजराइल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים, צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इजराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लाम का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। युद्ध के बीच इजरायल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री ने की नेतन्याहू से मुलाकात। इजरायल को समर्थन और मदद का दिया भरोसा। नेतन्याहू ने कहा, धरती से मिटा देंगे हमास का वजूद। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को इजरायल से लाने की प्रक्रिया शुरू। देर शाम तक लेव अवीव पहुंचेगा विमान। कल सुबह इजरायल से रवाना होगा पहला भारतीय दल। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाग ने रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की। कहा, रिलायंस फाउंडेशन का काम ओलंपिक्स मूल्यों और उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। भाई इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشي ضل، لا شقة ولا ماء ولا محل، كله هذا انتسف. خلال 4 ساعات أو 6 ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا، تقريبا كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية. بادوا المنطقة ولا إشي ضل. كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرون. हमास को इजराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेज जब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इजराइल से मुकाबला कर पाता है। गुजरते हर दिन के साथ और भी युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और हमास के लड़ाके इजराइल का कैसे मुकाबला कर रहे हैं और कैसे इजराइल से
ये दावा कर रहा है कि हम गाजा पट्टी को जमीन में दफन कर देंगे। आखिर क्या है इजराइल का 180 डिग्री वाला हमला जिसने हमास के होश उड़ा दिए हैं, वो दिखाएंगे हम आपको। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होगी गाजा पट्टी। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमास और गाजा पट्टी का वजूद पूरी तरह से इजराइल खत्म कर देगा। लगभग 21 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी इस वक्त इजरायली सेना के बेहद सटीक और खौफनाक हमलों का सामना कर रहा है। इजराइल की वायुसेना के हवाई हमलों और मिसाइल हमलों ने हमास के 2 टॉप कमांडर और उनके परिवारों को पिछले 18 घंटों में मार डाला है। इजराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इजराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इजराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुनकर इस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار اول شيء فيها زلمه مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له ابوه وامه ماتوا، هذا البيت اقسم بالله العظيم انه متدمر من جوا، هذا البيت خد طلع فيه كل البيوت اللي عم بقرا بيها تحت المنطقه هذه او الحي هذا راحت كلها راحت। खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जोर शोर से जारी है। इजरायली वायुसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ 3 देशों ने हाथ मिलाया है और उन देशों के आतंक भारत देश हमारा
आजाद देश हमारा जान से प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा अनेकों है इसमें समाये। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा अनेकों है इसमें समाये। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। एक लड़की थी जिन्होंने सवाल उठाया रेप का, बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको चलता करके आगे तो मैं तो नहीं बढ़ सकता, कम से कम चली गई वो यहां से, लेकिन अच्छा होता वो यहां पे रुकी होती। तो मैंने एक बात कही कि परवरिश की बात मैंने इनसे कही, कोई बात नहीं बेटा, परवरिश की बात कही थी मैंने। ये फैक्ट था कि हम जिस तरह से परिवारों में सब अच्छे तरह से पलते बढ़ते हैं, लेकिन जो रेप के केसेस है उसमें ये एक फैक्ट है कि जितने नॉन लोग हैं उनकी तरफ से रेप की चेष्टा या रेप करने की जो चेष्टा, शब्द तो मैं बहुत बेहतर मान लेता हूं कि कोशिश होती है या करे जाते हैं। तो ये फैक्ट है, वो उस बात को मैं वहां पे स्टैब्लिश करना चाह रहा था। और रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कानून होने चाहिए, कड़े होने चाहिए और भीषणतम होने चाहिए, क्योंकि रेप का जो विक्टिम होता है वो रोज मरता है, तिल तिल मरता है। लिहाजा हम सारे लोग जो हैं सभ्य समाज के, जिसको हम सारे लोग कहते हैं सभ्य समाज है, अब उसमें बताइए कोई ये पूछे कि दो महीने की बच्ची के साथ कोई अगर रेप कर रहा है तो उसमें कौन सी परवरिश और कौन सी सारी चीजें शामिल हैं। शरीक यही है कि हमारी आपकी मानसिकता जिस परिवार में हम रचे बसे हैं वो है। वो तमाम सारे लोग, आज थिएटर के लोग भी बहुत सारे शो में शरीक थे, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। कुछ युवा हैं, कुछ इधर भी लोग आए हुए थे। मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं बोले, मैं सबसे पहले वहां से एंड देन आई विल कम टू यू। ठीक है, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। जी प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने चीन यहाँ ये कर रहा है, चीन, ये खबरें आती कहाँ से हैं? जो राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आपने करोड़ों लिए हैं, पैसे के साथ साथ सूचना भी आपको चीन देता है, आपको कैसे पता? और रही बात दृष्टि में अंतर है, ये भाजपा और कांग्रेस की दृष्टि में अंतर है, इंडी गठबंधन की दृष्टि है। प्रियांक खड़गे का बयान आप सुनिए, दयानिधि मारन का आप बयान सुनिए, और भाजपा को भारत की दृष्टि में क्या है, भाजपा कैसे देखती है? ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और हमारी अस्थियां जब गंगा में प्रवाहित होंगी तो कांग्रेसियों कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। पूरा इन्होंने बातचीत, मन लग रहा है तुम्हारा? ज्यादा मन ना लगाना, हाँ, कोई अच्छी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत सुन के मतलब से। कहाँ से आना हुआ भाई आप लोगों का? थिएटर का ग्रुप है, कहाँ से आना हुआ? सर वैसे तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा घर गाजियाबाद में है। हाँ, तो थिएटर का ग्रुप है, कितने लोग हैं आप लोग? सर हम लोग 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। हम लोग 6 लोग हैं। तो कौन सा आज प्ले किया आपने? सर आज हम प्ले करने नहीं आए थे, आज हम एक्चुअली गॉड की ब्लेसिंग लेने आए थे। हम लोग सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, हम लोग हर जगह गए, हम लोग दरगाह भी गए, हम लोग मस्जिद भी गए, हम लोग चर्च भी गए, हम लोग मंदिर भी गए, हम लोग आज गुरुद्वारे भी गए। तो आज हम लोग बस गॉड की ब्लेसिंग लेने आए थे इधर। बहुत अच्छी बात है। ये जो विश्वास है, वो चाहे वो प्ले में हो, चाहे आप कोई काम, ऐसा लगता है जैसे हम हे वालों को बुला के लाते हैं। तो ये जो आपका विश्वास है, जो आपका दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये आस्था जो है आपके अपने काम में, अपने कर्मभूमि में दिखे, आपके प्ले सक्सेसफुल हो, आप बहुत अच्छा करियर बनाएं। आप 5 और 6 लोग जो सब यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन शो में, हाँ जी, हाँ जी, आप भी बोलेंगे। कहाँ से आना हुआ? प्रगति मैदान दिल्ली से। इधर आओ, प्रगति मैदान दिल्ली। हाँ जी, हम भी बोलेंगे। तो आप बोलेंगे तो कितनी दूर से बोलेंगे? पास तो आइए। कहाँ से?
जी अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन आए थे, उसमें आवाज ही नहीं आ रही है। तो जब एक के साथ एक फ्री है तो कहां से आवाज आएगी? जी जनाब अली बोलिए। जी नमस्कार, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट के रूप में वर्कशॉप कर रहा हूँ। देखिए, एक थिएटर आर्टिस्ट वो है जो अपना शायद करियर शुरू कर रहे होंगे। एक थिएटर आर्टिस्ट यहाँ पे जो मौजूद है, मैच्योर्ड हैं, पहले भी शो में आए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। कभी कभी शो में तो बड़े सतरंगी रंग दिखते हैं, कोई जिम्बाब्वे से आ जाता है, कोई गाजियाबाद से आ जाता है, कोई चंपारण से होता है, कोई नेपाल से होता है। नेपाल में आप कहां से हैं? हैं? बर्दिया, ये किधर पड़ेगा? यूपी से जुड़ा हुआ जिला है। अच्छा, यूपी से जिला, गोरखपुर की तरफ या इधर लखीमपुर सीतापुर की तरफ? सीतापुर की तरफ। लखीमपुर उधर टनकपुर की तरफ का हिस्सा है ना, काली नदी के उस तरफ वाला हिस्सा। जी समझ गया। जी बोलिए। मैं आर्टिस्ट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की मीडिया देखता हूँ युवा में जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये कह रहे 56 इंच के सीने वाले ने चीन को नहीं रोक पाए, पाकिस्तान को नहीं रोक पाए। एक तो 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति ने एक तो कांग्रेस को रोक दिया और चीन को भी रोक दिया और पाकिस्तान को भी धूमिल करेगा। और मेरी सभी से प्रार्थना, हर एक 140 करोड़ देशवासियों ये प्रार्थना है, कांग्रेस को 56 साल दिए, वो सुधार नहीं पाई। मोदी जी ने 10 साल लिए, उसमें बहुत से सुधार किए और 56 महीने और चाहिए। जी जी एक मिनट मैं एक मिनट देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, हमारे साथ गलवान हुआ, हमारे साथ डोकलाम हुआ, हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद देखिए कमाल ये है कि लाल आंखें दिखाने की जगह व्यापार बढ़ता गया और $100 बिलियन का हमारे यहाँ, मतलब चाइना का सामान हमारे यहाँ आ रहा, हमारा कितना जा रहा? $6.5 मिलियन का। देखिए कितना अंतर, व्यापार बढ़ा दिया। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, इसके लिए हौसला चाहिए। 1965 में जब युद्ध हुआ, हमारी जमीन जरूर गई, संसाधन नहीं थे, इसके बावजूद हौसला था, ताकत थी। लेकिन अब संसाधन है, हौसला नहीं है, ताकत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हमारे सैनिक दुनिया के सबसे बहादुर सैनिक है, लेकिन प्रधानमंत्री का जिगर होना चाहिए जो यहाँ लड़ रही है। ये हौसला किसके पास नहीं है? क्या हमारे सेना पर आप सवाल उठा रहे हैं? यही मानसिकता है कि सबूत मांग करके, अरे जब आप सेना से सबूत मांगोगे तो हौसला कहां से आएगा? दूसरी बात, आप कह रहे हैं मैं चाइना के विवाद को एक लाइन, आपने बोलते बोलते एक लाइन बोल दी, हमारे पास अब हौसला नहीं है, ताकत नहीं है, ये आपने बोल दिया। अब हौसला नहीं, कोई बात नहीं। जी जी अरोड़ा जी क्या कहना चाह रहे थे? आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, हाथ नीचे करिए जी। हाँ सर, एक तो आपने मतलब रेप पे जहाँ छोड़ा था ना, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। नहीं उसमें सीधे आ गया ये दूसरी बात नहीं सर, एक सेंटेंस सर। देखिए बात होती है कानून बनाने की, कानून बनाने की। सुनना है, मैं हार्ड टॉकर हूँ, हमें हिम्मत ही नहीं है कानून बनाने की। सऊदी अरेबिया से टोल लीजिए, कानून बन जाएंगे। सऊदी अरेबिया से लीजिए, लेकिन मेरा देश दूसरा है, मेरा देश में चीजें हैं। हम तो वकील भी देते हैं दूसरे को, सामने खड़े वाले आलू को वकील भी देते हैं। अरोड़ा जी आपकी भावना समझते हैं, आपकी भावना बहुत पवित्र है। यू वांट टू पनिश देम एंड यू पनिश देम सीवियरली। मैं तो ये कहता हूं कि पनिश देम सीवियरली सबसे ज्यादा। मैं अरोड़ा जी बात समझ गया, लेकिन ईंट मारने का अधिकार, ईंट मार के मार देने का इस देश में शायद मुझे लगता है ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि फांसी पे लटकाने के लिए होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। किसी रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए। मैं इस फेवर में हूं जी, बिल्कुल। मैं फिर से लौटता हूं, सब्जेक्ट पे लौटता हूं जी। प्रतीक जी, वैसे तो बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिदुड़ी छाप पार्टी है ये बिदुड़ी छाप पार्टी है। ये गलत नहीं। मैं बोलने तो किसी के खिलाफ पूरी पार्टी को, किसी एक व्यक्ति से पूरी पार्टी को नहीं नापा जा सकता। किसी एक व्यक्ति से, नीरज, किसी एक व्यक्ति से पूरी पार्टी को नहीं नाप सकते। इसलिए आप अपनी बात कहिए। अब इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि चाइना ने वहां घुसपैठ की नहीं की, ये मुझे कैसे पता चला? वो जो राम माधव 12 बार चाउमीन खाने गए थे ना चाइना, और वहां से
गोवा के लिए जो टेंडर की फाइलें लाए थे उन राम माधव ने मुझे बताया, जाके पूछ लीजिएगा। प्रतीक जी एक सवाल का जवाब नहीं स्वीकार कर रहे हैं। चीन से पैसा लेने वालों की हैसियत क्या है? चीन से पैसा लिया गया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में है, पब्लिक डोमेन में है, उसका जवाब नहीं। और दूसरी बात पीएम, एक दूसरी बात, ये सवाल तब जब रेप का मामला आता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनको समझना चाहिए। राजस्थान के मंत्री का पति रेप में आरोपी है और रेप में आरोपी होने के बाद भी वो गहलोत के साथ घूम रहा है, राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। प्रतीक जी, अभी आपने एक एक्ट की बात की थी ना, पॉस्को की, कौन से साल में आया? उसके बाद एक निर्भया फंड बना इस देश में। इनकी सरकार में पूछिए, पीएम केयर्स के पैसे तो खा गए और उसको बोला कि ये तो पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं है। तो वैसे ही निर्भया के फंड के सर, पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर खरीदे गए। जब कोविड आया था हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, वेंटिलेटर दिया उसी पीएम केयर फंड ने। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट हर हॉस्पिटल में लगा उसी पीएम केयर फंड से। आप फंड पे आरोप लगाते रहिए, लेकिन अगर हमें वैक्सीन मिला तो इसी सरकार में, और हम सब जिंदा हैं तो इसी पीएम केयर। कोरोना इसी सरकार में आया था तो वैक्सीन कब होता है? छोड़ दो। पीएम केयर फंड तुमने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने पहले अच्छा सुनो, कोरोना इसी में आया तो इंतजाम भी इसी में करोगे। आपदा प्रबंधन करते हो कुछ कि नहीं करते हो? कोरोना को जब भूख लगेगी तभी खाओगे, आदमी होंगे जब भी भूख लगे तभी खाओगे। पीएम केयर फंड का 24 में आने दीजिए। पीएम केयर फंड का जब ऑडिट होगा ना, चुन चुन के जेल भेजेंगे, चुन चुन के जेल भेजेंगे। और सुनिए भाई, महिलाओं की बात रुक जाओ, महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं की बात हो रही थी। मेरी अपनी पंक्तियां दो वो रख देता हूँ, जल्दी रखो। देख देख थक गई द्रौपदी, जग में होता अत्याचार, त्याग लोक मर्यादा को, कर में धारण कर ली तलवार, और हा कृष्ण पुकारे अपना ना ही विष्णु से करे गुहार, बड़े दुशासन चीर खींचने तो दे उसकी भुजा उखाड़। कांग्रेस पार्टी के दुशासन इस देश में रहेंगे। एक बात ध्यान रखो, दुशासन से पार्टी की तुलना नहीं हो सकती, उसी तरह से जैसे विदुरी से बीजेपी की पूरी तुलना नहीं हो सकती। और डिसिप्लिन में रहा करो मेरे, ये महाभारत नहीं है, ये बिल्कुल डिसिप्लिन में रहा करो। जी एक छोटा सा प्रश्न उत्तर मैं कांग्रेस और मेरे छोटे भाई से करना चाहूंगी। पहले आपका, जब आपने वक्तव्य चालू किया, आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में राष्ट्रीय सेविका समिति है जो महिलाओं के लिए, आप 2 मिनट मेरी बात, मैं आपके बीच में, यही शिष्टाचार आपको सीखना पड़ेगा सनातन संस्कृति से प्रभु। आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारी पूर्व की, हमारी जो लोकसभा स्पीकर रही है सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, और तीसरी महिला आपके सामने खड़ी है डॉक्टर नीति शर्मा, जो आरएसएस की आयाम है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की दिल्ली प्रांत की वो है। और बात सुनिए, अरे मुख्य काम करेंगे तो मुख्य में भी आएंगे। दूसरी बात, चाइना पे ये मेरे भैया ने बात करी, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगी, इस प्रश्न का मुझे जवाब दें कि राहुल गांधी ने एक सांसद होने के नाते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एमओयू साइन किया, किस अधिकार से साइन किया? आपने चाइना को जब जमीन दी, किस अधिकार से दी? आपने जब पाकिस्तान को कश्मीर दिया, किस अधिकार से दिया? और आपने जब देश को धर्म के नाम पे बांटा, किस अधिकार से बांटा? और आज आप जातिवाद को ला रहे हैं, किस अधिकार से ला रहे हैं? देश की एकता को खंड खंड करने का प्रयास कांग्रेस सालों से कर रही है। नहीं, देखिए ना सामने लिखा है, भाजपा आरएसएस होल्ड स्टॉक विद कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। वो जो 12 बार चाउमीन खा रहे थे, वो तो आरएसएस के लिए तो पैसा ला रहे थे। ये तो सामने है आपके। तो हमारी बहन आपको झूठ बोलती रही, आप पूछिए आपके लिए क्या किया? प्रतीक जी, सीधा सा सवाल है, कांग्रेस ने चीन से पैसा लिया और इसी वजह से चीन की सारी जानकारी। कहाँ से आना हुआ? सर मैं यूपी से हूँ, यूपी मुजफ्फरनगर। अरे वाह। बीजेपी आने के बाद बेटियों को इतनी सुरक्षा है ना यूपी में। बीजेपी जिंदाबाद। सर जी, मेरा सवाल ये है कि अब इन संतों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, पब्लिक को भी पूछो। ठीक है जी, ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने ये लीडर हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सब एक जैसे ही हैं तकरीबन। सब ने अपनी दुकानदारी जो है सजा रखी है। ठीक है, किसी का माल बिक रहा है, किसी का नहीं बिक रहा है। वो तो अब 2024 में पता लगेगा किसका माल अच्छा है, किसका माल खराब है। लेकिन यही लोग जो हैं, कुछ लोगों को बेवकूफ जरूर बनाएंगे। तो आप बनते काहे हो? इतने सीधे काहे हो जाते हो? मैं तो नहीं बनता। बोले, और यही जो बना ना करो
और जब बोलने का मौका लगे ना तो थोड़ी अकल बगल वाले को दे दिया करो। तिवारी जी अभी रुको, अभी मौका जी जी। सर ये कांग्रेस वाले चिल्ला रहे इतनी देर से बीजेपी बीजेपी। अरे सारे लोग कांग्रेस वालों से ही सवाल पूछते रहते हो, क्योंकि कांग्रेस वाले ही ज्यादा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। इनसे कहिए एक बार यहीं पे खड़े हुए वोटिंग करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, ये वोटिंग नहीं हो सकती ऐसे, है ना? ये कोई नो। देखिए जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने जब चीन ने हिमाकत की तो 2.5 किलोमीटर अंदर घुस के चीन के सीमा के युद्ध किया। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने